नाम अनमोल शिराज है। पेशे से मैं एक सहाफ़ी हूँ और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाके में मैं पिछले 8 साल से सहाफ़त कर रही हूँ। हार्ड एरियाज़ के अलावा मेरा जो बीट है वो माइनॉरिटीज़ और वुमेन को लेकर है। मेरी नज़र में जो ख़ातून को इज़्ज़त खैबर पख्तूनख्वा में दी जाती है, जो जहाँ मैंने ट्रैवल किया है, मैंने सिंध ट्रैवल किया, मैंने पंजाब ट्रैवल किया है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा हर तरीके से मैंने ट्रैवल किया है। मुझे लगता है कि जो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट और जो हॉस्पिटैलिटी एज ए सहाफ़ी और फिर एज ए ख़ातून आपको खैबर पख्तूनख्वा में मिलती है, वो शायद मैंने किसी और प्रोविंस में नहीं देखा, क्योंकि अदरवाइज़ और सोसाइटीज़ बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ हैं, डेवलप सोसाइटीज़ हैं। आप अगर पंजाब की बात करें या हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स की बात करें, कराची आ गया, उसमें लाहौर आ गया, आपका इस्लामाबाद आ गया, इनमें चूँकि लोगों के माइंड सेट्स बहुत ओपन हो चुके हैं, तो ये ख़ातून को बस एज अ जेंडर ट्रीट करते हैं। लेकिन एक स्पेशल ट्रीटमेंट आपको खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिलती है और बड़ी अच्छे तरीके से वो आपको डील करते हैं। आपकी इज़्ज़त की भी हिफाजत करेंगे, आपके काम को भी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको फैसिलिटेट प्लस अकोमोडेट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सोसाइटी अदरवाइज़ बहुत कंजर्वेटिव प्लस पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो जब हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं तो उसका मतलब ही यही है कि एक मर्द जो है वो ख़ानदान को या अपने जो एक स्पेसिफिक फैमिली है उसको वो लीड करता है। तो आप उधर उसकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। मुझे सहाफ़त में इसी किस्म का हर्डल आया था अपनी फैमिली की साइड से, मेरे वालिद साहब की साइड से, कि वो चाहते थे मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूँ, और ये हमारा हर जगह ये ख्वाब होता है ना डॉक्टर और इंजीनियर का। तो मेरे वालिद साहब ये चाहते थे, लेकिन मेरी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि मैं सहाफ़त की तरफ आऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी वालदा की जद्दोजहद की वजह से मैं सहाफ़ी बन चुकी हूँ, मैं मीडिया की तरफ आ चुकी हूँ। हमारा ये था, चूँकि मैं एक माइनॉरिटी की तबके से बिलोंग करती हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, तो हमारे माइनॉरिटीज़ की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था खैबर पख्तूनख्वा की सोसाइटी में। हाँ, ये है कि कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, खैबर पख्तूनख्वा की सोसाइटी में माइनॉरिटीज़ को लेके कोई इशू सो फार नहीं आया, कोई एक्सट्रीमिज़म का, कोई फोर्स्ड कन्वर्जन्स का, ब्लास्फेमी का, इस किस्म के इशू खैबर पख्तूनख्वा की सोसाइटी में नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ मैं चाहती थी कि मैं जो हमारी अक़लियतें हैं, मजहबी अक़लियतें हैं, इनके लिए मैं काम करूँ, तो उनके लिए मैंने काम किया। इसमें क्रेडिट मेरी सेकंड मदर को भी जाता है। मेरी सेकंड वालदा ने भी मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। जब मैं बात करती हूँ हर्डल्स की, तो लोगों का एक माइंडसेट होता है, और ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा के माशरे का है कि मर्द से आगे ख़ातून को बढ़ते हुए नहीं देखा जाता। वो आपका एक मैस्कुलिनिटी इशू आ जाता है ना कि मैं तो मर्द हूँ, मैं तो ख़ातून को आगे नहीं बढ़ने दूँगा। हमारे नारे वो नहीं है जो नारे अजीब से सुने जाते हैं, औरत मार्च में जो होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू है एजुकेशन, हमारा इशू है प्रोफेशनलिज्म, हमें पढ़ने दिया जाए, हमें नौकरी करने दिया जाए, और अपनी मर्ज़ी की कहीं ना कहीं पेशेवराना किस्म की ज़िंदगी गुजारने दिया जाए। हाँ, हमें हमारी लिमिटेड्स का पता है, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी हदूद क्या हैं, कहाँ तक हमने जाना है, किस टाइम घर आना है, ये हमें पता है, क्योंकि ये हमें सिखाया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, ये हमारी ट्रेडिशंस है, कल्चर है। लेकिन इसके बाहर हमने क्या करना है, ये हम लोगों को आज तक वो हम कंट्रोल्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उन शैकल्स को तोड़ना है, उन चेन्स को हमने तोड़ना है, आगे बढ़ना है। मैं मानती हूँ जब आप सहाफ़ी हैं तो आप सहाफ़ी हैं, फिर इसमें कोई मर्द और औरत नहीं होता। मैं भी 3 बजे काम करूँगी, अगर मेरा जो मर्द काउंटर पार्ट है, जो मेल काउंटर पार्ट है, वो भी रात को 3 बजे अगर कोई आपके पास बीट आ जाती है, कोई स्टोरी आ जाती है, आप उसके लिए काम करेंगे। इसमें मुझे औरत कार्ड प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ये औरत कार्ड प्ले करते हैं या माइनॉरिटी कार्ड प्ले करते हैं, किसी भी किस्म का कार्ड प्ले करते हैं, भाई आप प्रोफेशन को देखें, आपका प्रोफेशन आपसे ये डिमांड कर रहा है। मैंने अपने मास्टर्स में रिसर्च की थी, ट्रॉमा अमंग्स द जर्नलिस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। उसमें मैंने ये किया था कि जो हम जर्नलिस्ट हैं, हम भी फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स हैं किसी भी इवेंट को लेकर। जैसे आपको फायर ब्रिगेड का आपका अमला है, उनको सिखाया जाता है कि क्या करना है, उन्होंने कोई भी इवेंट हो जाता है कैसे रिस्पॉन्ड करना है। पुलिस को भी ये सिखाया जाता है कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो सहाफ़ियों को क्यों नहीं ये सिखाया जाता कि अल्लाह ना करे कोई सानेहा पेश आ जाता है, कोई सुसाइड अटैक हो जाता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। APS का जब वाक़या हुआ उस वक्त मैं स्टूडेंट थी एडवर्ड्स कॉलेज में, मैं जर्नलिज्म पढ़ रही थी।
तो जब ये वाक़या हुआ तो मैंने सहाफ़ियों को ये कहते सुना, इतनी आपकी समझ नहीं थी ना, आपको मीडिया एथिक्स का उस वक्त पता था, आप सीखने के अमल में थे। वो कहते हैं, एक विक्टिम से पूछते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो भैया आपको कैसा महसूस होगा। तो ये एथिक्स हैं जो कि मर्द और ख़वातीन दोनों को सीखनी चाहिए। और मैं फिर कहूँगी कि जो आपके प्रैक्टिकल प्रोफेशंस हैं, इसमें आप ना औरत है ना मर्द हैं, आप सिर्फ वो प्रोफेशन है, चाहे फिर आप लॉयर हैं या आप जर्नलिस्ट हैं, दैट इज़ योर प्रोफेशन एंड दैट प्रोफेशन इज़ योर जेंडर। अपना ये मानना है, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों में पढ़ने का और सीखने का रुझान कम हुआ है। हमारे हाथ में जो एक माचिस दी गई है ना, तो वो तो जंगल को, बंदर के हाथ में आप माचिस देंगे तो वो तो जंगल को आग लगाएगा। तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस तरह उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आपके पास आजकल ई बुक्स हैं, आपके पास किंडल है, इन चीज़ों पे आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ना छोड़ दिया है। हम हर कोई आजकल देखें ना, आप तबसरा निगार बना हुआ है, हर कोई तबसरा कर रहा है किसी न किसी उस पर। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, और जर्नलिज्म होते ही प्रिंट जर्नलिज्म है, आपके जो शाम के प्राइम टाइम शोज़ होते हैं उसमें कहाँ से स्टोरीज आती हैं, वहीं जो अखबारों के ऊपर हेडलाइंस होती हैं, वहीं से पकड़ के आपका रात का पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन होता है। तो प्रिंट जर्नलिज्म इज़ एक्चुअल जर्नलिज्म, मेरा मानना ये है। जर्नलिज्म में एक थेरी है जिसको हम कहते हैं कल्टीवेटिंग थेरी। कल्टीवेटिंग थेरी का मतलब ये है कि आप बीज बोते हैं। तो ये सोशल मीडिया मेरी नज़र में ना, ये वो बीज बोने वाला काम करता है। बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा टूल हमारे ऊपर ये लॉन्च कर दिया गया। अब आप इसको जिस तरफ लेके जाना चाहे ले जा सकते हैं। इससे नैरेटिव्स भी बनते हैं, इससे काउंटर नैरेटिव्स भी होते हैं, प्रोपेगेंडाज भी होते हैं और एंटी प्रोपेगेंडाज भी होते हैं, और बड़ी वाफर मिकदार में हो रहे हैं। और इसका मौसर असर ये है कि आप ये 4 घंटे से ज़्यादा हमारे हाथ में चीज़ होती है। कल्टीवेशन थेरी आपको ये बताती है कि अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा किसी चीज़ का या किसी गैजेट का इस्तेमाल या किसी मीडियम का इस्तेमाल आप करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होना शुरू कर देता है। तो ये तो सारा दिन आपके हाथ में होता है। जैसे आप फ्री बैठे हैं, आप फिर स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, तो वो बयानिया बनता जाता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको टारगेट करना है किसको नहीं टारगेट करना। तो मेरी नज़र में सोशल मीडिया जो है ये बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा टूल है। मेरी नज़र में हमारा इंटरनल मीडिया जो है वो 9 मई के वाक़यात तक महदूद होकर रह गया है। भाई हमारे अपने प्रोविंशियल इश्यूज़ भी हैं। बलूचिस्तान के इश्यूज़ किसने उठाए हैं? खैबर पख्तूनख्वा, जो कि आपका हार्ड एरिया है, ठीक है। जितना रेनेसां में हमेशा कहती हूँ, रेनेसां शुरू होता है, तब्दीली शुरू होती है खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होती है। लीडर्स आते हैं तो आप देखें जितने बड़े बड़े लीडर्स आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से आना शुरू है। लेकिन इसको कौन हाईलाइट कर रहा है? आप प्राइम टाइम के प्रोग्राम्स निकालें, 8 से 10 बजे की घंटी में ना आपको 9 मई के वाक़यात 9 मई के वाक़यात। भाई 9 मई से आगे बढ़ें, हमें और चीज़ों की भी ज़रूरत है। आपके मुल्क में कितने इशूज़ हो रहे हैं? किसने खैबर पख्तूनख्वा में जो अभी साउथ वज़ीरिस्तान में चल रहा है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में चल रहा है, रिपोर्ट की है? स्वात में, प्यूचार में तालिबानाइजेशन शुरू है, किसने रिपोर्ट की है? ऑपरेशंस हमारे स्टार्ट है, कौन रिपोर्ट कर रहा है इसको लेके? कल ब्लास्ट हुआ है पेशावर में, हयाताबाद में, आज फिर सुबह हुआ है, इसको कौन रिपोर्ट करे? नोबडी इज़ रिपोर्टिंग दैट। हमारा जो मुझे लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारा फेडरल मीडिया है, वो बड़ा स्पेसिफिक होकर रह गया फेडरल की हद तक। इनके अंदर आपको सेगमेंट्स बनाने चाहिए जो कि प्रोविंशियल चीज़ों को, प्रोविंशियल इशूज़ को टैकल करें।